तो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो संपूर्ण भारतीय इतिहास का इंट्रोडक्शन होने वाला है। याद रखना कि सिर्फ हमें हमें इसमें इंट्रोडक्शन करना है, हम कोई भी इंडिविजुअली टॉपिक नहीं आप पे क्लियर कर रहे हैं कि मतलब पूरे इतिहास में आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हो, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। पढ़ने का इन द सेंस कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले, सिर्फ यही सब पढ़ेंगे। हम किसी को डीपली किसी भी चीज को नहीं लेके जाएंगे, भाई किसी भी वंश के बारे में या फिर कोई भी टाइम पीरियड हो गया तो उसको आप बिल्कुल डीपली नहीं जाओगे। ठीक है, तो माइंड में आप ये याद रखना। क्लियर है? ठीक है। इंट्रो का मतलब है कि सिर्फ आपको बेसिक समझना है कि इतिहास जो है कहां से कहां तक है और आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे भाई, यहाँ पे मानव विकास के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में जो मानव का विकास था वो कब हुआ था। तो यहाँ पे ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई जो मानव का विकास है वो कब हुआ था। जब हम बात करें कि अपनी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कुछ भी तथ्य के आधार पर नहीं है। ठीक है, सारे अनुमान के हिसाब से होता है। हिस्ट्री में जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो वो सारा अनुमान के हिसाब से होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी लगा के रखते हैं कि ऐसा भी हुआ होगा, कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि देखो हम बोलते हैं कि भाई इससे पहले डायनासोर का युग था, एस्ट्रॉइड गिरा और डायनासोर सारे खत्म हो गए, ये बोला जाता है। अब भाई ये कंफर्म थोड़ी है कि ऐसा ही हुआ होगा, वो तो अनुमान है। अगर मान लो कि डायनासोर जो थे वो पूरी तरह से क्या हो गए, खत्म हो गए, तो मानव सडनली एग्जिस्ट कैसे करता है? सडनली नहीं आएगा। और फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे को आधार मिला है, आधार का मतलब जो हमारे को अवशेष मिले हैं, अवशेष के हिसाब से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब 20 लाख साल पहले के बारे में बात करें तो 20 लाख साल पहले जो था वो मानव का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो 20 लाख से भी पहले अगर हम जाएं तो बिल्कुल वानर है ना, जब उससे पहले जाएं तो बिल्कुल वानर, मतलब आप बोल सकते हो कि जानवरों की कैटेगरी में हम आ गए। तो यहाँ पे मानव का प्रादुर्भाव जो है वो लगभग 56 लाख साल पहले हुआ होगा। प्रोबेबिलिटी है हर किसी कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई रीजन हमारे को मिलता ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि एक सेब को तुमने ऐसे ही गर्मी में छोड़ दिया तो भाई कुछ दिनों बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे को नहीं पता वो कहां से आया, पहले तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। भाई हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। भाई पृथ्वी पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, लेकिन हमने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया है ना। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भाई जैसे मानव का प्रादुर्भाव हुआ या तो मानव पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। हमारा इतिहास तो इतना पुराना है कि हमारे को खुद उसको याद करना पड़ता है, कुछ तो चीजें हमारे पास है ही नहीं, कुछ चीजें मिसिंग है। तो ऐसा बोला जाता है कि मानव विकास जो है लगभग 56 लाख साल पहले इसका प्रादुर्भाव हुआ होगा, जब ये पूरे वानर रहे होंगे। फिर उसके बाद पहले पूर्वज के बारे में बात करते हैं कि इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो कैसे थे। सबसे पहले आदि मानव जो थे वो क्या बने भाई, उससे पहले जो थे वो वानर ही थे। वानर से बात क्या हुआ कि भाई वानर का जो दौर रहा आपका, मतलब अभी हम जैसे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण का युग हम बात करेंगे। ठीक है, वानर, वानर से आदि मानव बने, आदि मानव से मनुष्य बने। जैसे आपने क्लास 11 का जो आपका पहला टॉपिक यही है आपका, है ना। जैसे आपको वानर बोला जाता है, होमोनॉइड्स, होमिनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं उसमें, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो इस अवधि को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पाषाण काल। अब यहाँ पे ये जो, अब देखो सिंपल सी बात करें कि हम कब तक बात करेंगे पाषाण काल तक, भाई 2600 से पहले का जितना भी दौर था वो पाषाण युगी कहलाया जाएगा, क्योंकि पाषाण मतलब होता है हमारा पत्थर। और जब हम बात करें कि जब कोई हमारे पास औजार ही नहीं है, ताम्र पाषाण से अगर पहले बात करें कि ताम्र पाषाण का मतलब है टीन और तांबा मिलाकर तांबे का उपयोग किया गया। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला जो वस्तु थी जिसको निर्मित किया गया वो कौन सी थी, क्या बोलोगे? तांबा। कौन सी थी? ऐसा बोला जाता है ना। लोहे का युग तो था ही नहीं, टीन भी आया बाद में, लोहा जो है वो तो बाद में बना है, तो हमारे को पता ही है। अब यहाँ पे इसके जो स्रोत है हमारे को कहां से मिलेंगे, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेंगे पाषाण काल की, तो हमारे को कहां से मिलेंगे? देखो हमारे पास कोई दूसरे अवशेष नहीं है, दूसरे कोई स्रोत नहीं है। अगर हम बात करें कि हमारे को अगर लिखित अभिलेख मिले यहाँ पर तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लिखने का तो प्रभाव मतलब प्रादुर्भाव नहीं है, मतलब हम बात करें कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। हम तो बात करते हैं भाई यहाँ पे लगभग 20 लाख साल पहले की बात करें और वहीं पे 2600 ईसा पूर्व पहले के बारे में बात करें, तो दोनों में कितना डिफरेंस है ये तो हमारे को पता है। डिफरेंस इन द सेंस कि समझो कि 2600 ईसा पूर्व और कहा 20 लाख या फिर 56 लाख साल पहले समझ लो, 56 लाख साल पहले समझ लो, दोनों में कितना डिफरेंस है। जब हमारे को 2600 का हमारे को नहीं पता चलता लेखन का प्रभाव, उससे पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसी प्रकार कि हमारे को यहाँ पर लेखन का कोई भी स्रोत नहीं मिलेगा।
स्रोत मिलेगा पाषाण का, पत्थर का मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ जीवाश्म, जीवाश्म से तो हम पता करते हैं जीवाश्म होते क्या है, क्या होते हैं जीवाश्म? हाँ, जैसे कोई भी चीज होती है तो उसके ऊपर क्या होता है कि परत चढ़ती रहती है ना। और उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले परत को तोड़ना पड़ता है, मतलब एक चट्टान सी क्रिएट हो जाती है उस जीवाश्म पर, है ना। या फिर कोई भी जो अवशेष होते हैं उस पे चट्टान सी परत जो है वो ऊपर आ जाती है, जिस वजह से आप बोल सकते हैं उसको जीवाश्म बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें कि भाई हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई इतिहास में क्या जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, हम तो नहीं पढ़ रहे, हमारे को तो बोरिंग लगता है। बिल्कुल बोरिंग हो सकता है, लेकिन समझो कि अगर हम बात करें कि इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हमारे को आज के टाइम पे समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें पूर्ण समाधान हमारे को इतिहास से मिलता है। वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हमारे को इतिहास से ही मिलता है। इतनी सारी चीजें हमने पास से फॉलो की हुई है, जो स्ट्रक्चर है वो तो आज तक नहीं पता है लोगों को, है ना। मतलब जो आपने देखा होगा कि जो बहुत तगड़े तगड़े जो मंदिर हैं, या फिर कैलाशनाथ ले लो, है ना, जो पूरी पहाड़ी को काट के बनाया गया, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग, मतलब इतनी अच्छी कलाकृति बनाना उसके लिए आपके पास उपकरण है, लेकिन इतने अच्छे उपकरण नहीं है जो आप इतनी अच्छी आकृति बना दो, और वो तो अभी भी आज के टाइम पे भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हम पास्ट को नहीं बोल सकते, क्योंकि पास्ट में ऐसी भी चीजें हैं जो काफी सारी चीजें छुपा के रखी हुई है, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर उसको खोजा जाए तो हमारा जीवन भी बदल जाए, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्यों, जैसे हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पर क्या की गई थी, स्कंदगुप्त द्वारा, है ना। स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, राइट। तो कुमारगुप्त जो था उसने क्या किया कि भाई वो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बनवाई, है ना। उस लाइब्रेरी को औरंगजेब ने पूरा जला दिया। अब पूरा जला दिया तो सोचो कि भाई उसमें से काफी सारी पुस्तकें ही जल गई, हमारे को पता ही नहीं है। आप बात करते हो कि भाई ये जो पृथ्वी राउंड करती है, हमारे को तो पहले लगता था कि भाई ये सूरज जो है वो राउंड करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे अभिलेखों में ऑलरेडी दिया हुआ है। लोग बोलते थे कि समुद्र के उस पार जाओगे तो वो ऐसे खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे को तो व्यू ऐसा दिखता है, तो समुद्र जो है आगे जाके ऐसे गिर जाएगा, तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन ऑलरेडी डिफाइंड था ये, लेकिन किसी ने माना ही नहीं। आपने महर्षि कन्नद के बारे में सुना होगा, है ना, जिन्होंने एटम की व्याख्या दी थी, परमाणु की व्याख्या दी थी। लोग और किसी को फॉलो करते हैं, डाल्टन को फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि भाई उनको लगा कि भारतीय लोगों में इतना ज्ञान है नहीं, और भारतीय लोगों जितना ज्ञान किसी में था ही नहीं। अब थोड़े से हो रहे हैं, थोड़े से बैकवर्ड हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, है ना, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है लोगों का। चलिए आगे बात, लिपि का ज्ञान हम जब बात करेंगे भाई यहाँ पर, अब ये जो आपका काल है जब हम बात करेंगे लगभग 50 से ले लो, 50 में से आप यहाँ पे 30 तो माइनस कर दो, 20 लाख से भी ले लो, जब हमारे को अवशेष मिलते हैं या फिर जीवन के बारे में जब हमारे को पता चलता है, 20 से लेके जब आप 26 तो तक आओगे, ये आपका प्रगति है, सॉरी ये जो आपका प्रगति का काल है, प्रगतिहासिक आप बोल सकते हो। मतलब ऐसा काल जहां पे जो लोग थे वो प्रगति कर रहे थे, प्रगति हुई नहीं थी, ठीक है। धीरे धीरे जैसे उन्होंने आग जलाना सीखा, पत्थरों का उपयोग करना सीखा, ठीक है, औजार बनाने सीखे, पशुपालन करना सीखा, कृषि करना सीखा, तो ये प्रगति वाला है ना। सारी चीजें तो उनको नहीं मिली एक बार में, ये प्रगति का दौरान था। और वहीं पे अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल, वो है कि जिसमें इनको लेखन का ज्ञान तो था लेकिन हम नहीं पढ़ सके। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से लेके बाकी की आने वाली सभ्यता जो है वो सारी आधे ऐतिहासिक है। मतलब उनको इतना, मतलब जीवन निर्वाह का सारा ज्ञान हो चुका था। पशुपालन करना है, आग जलानी है, ठीक है, कृषि करनी है, तुम्हारे को रहना कैसे, पहले लोग गुफा में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, ऐसे रहते थे लोग, लेकिन अब तो पूरा हो गया। तो ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करें कि इसमें और लेखन का ज्ञान तो था लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हम तो उससे पहले के बारे में बात कर सकते हैं ना। मतलब जैसे हम बात करें कि ऐतिहासिक काल, जैसे हम 2600 ले लो या फिर 2500 ले लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता रहता है। वैसे क्लास 12 में जो है वो 2600 भी दिया हुआ है आपका। तो जब हम इस दौर के बारे में बात करें तो 1900 बोला जाता है। कहीं कहीं तो हमारे को 1000 ईसा पूर्व तक भी हड़प्पा सभ्यता बताई जाती है कि वो रही होगी, उसका अंत ही नहीं रहा होगा। फिर यहां पर हम बात करें कि भाई कौन आ गए थे, आर्य आ गए थे। आर्य आए थे, मतलब 1900 के बाद हम बात करते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ। और बीच का समय जो अवधि जो है वो क्या है, बिल्कुल एम्प्टी बताई जाती है, क्योंकि अवशेष ही नहीं है हमारे पास। 1900 से लेके 1500 सॉरी 1600 इसके बीच की अवधि का ज्ञान ही नहीं है हमारे को, क्योंकि कुछ अवशेष ही नहीं मिले।
ठीक है। उसके बाद वेद लिखे गए, तब से हमारे को थोड़ा सा ज्ञान होने लगा, समझ में आने लगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा, आगे हम बात करते हैं इसका। यहाँ पे जुर्गेशन थॉमसन के अनुसार, जुर्गेशन थॉमसन जो है वो इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हम पढ़ते हैं भाई पाषाण काल, धातु काल, लोह काल, ये सारा उनके द्वारा डिवाइड किया गया। पाषाण तो हमारे को पता ही है, पाषाण पत्थरों का युग, ये सारे जो है पत्थर है। उसके बाद धातु का युग आया, जब हमारे को धातु में क्या मिला, टीन और तांबा और कांसा, ये तीनों चीजें मिली। फिर आया था लोह युग, जब हम मगध के बारे में बात करते हैं, है ना, लगभग 512 आप बोल सकते हो, जब उसका अवशेष रहा होगा। वहीं पे जेम्स मिल के अनुसार यहाँ पे भारत को वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? सबसे पहले हिंदू काल रहा था यहाँ पर, है ना। हमने पूरा अभी जितना भी पढ़ा या फिर जितना भी समझा, जब हम बात करते हैं 2600 के बारे में, तो ये भी हमारे को बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में तो हमारे को ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो कि किससे रिलेट कर रहे हैं, हिंदू परंपरा से रिलेट करते हैं। मातृ देवी को पार्वती बोला गया, और वो जो मूर्ति मिली है उसको शिव जी को बोला गया, है ना। एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जो कि क्या बताती है कि भाई ये प्रकृति की पूजा करते थे, मतलब प्रकृति उनके लिए मेन थी। मुस्लिम काल मतलब 712 के बाद से हम बात करें, या फिर इंडिविजुअली अगर आपको बात करनी, 712 याद रखना आपको, 1001 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद 1191, 1192, ठीक है। उसके बाद आपको 1206 में तो आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन 1202 भी आपको याद रखना पड़ेगा, फिर 1206 के बाद कंटिन्यूअसली है। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे इन सब के डेट के बारे में। फिर आ गए अंग्रेज। अंग्रेज तो जहांगीर के दौर में ही आ गए थे, हमने रिसेंटली पढ़ा था मुगल साम्राज्य में, है ना। जहांगीर के दौर में 2 व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि हमारे को फैक्ट्री खोलनी है, उन्होंने बोला खोल लो, पैसे तो मिल नहीं है ना। फिर सारा का सारा रायता फैला दिया औरंगजेब ने कि मुक्त व्यापार कर लो, उसने रायता फैलाया। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला थोड़ा सा डटा रहा, लेकिन मीर जाफर जो था, है ना, उसने क्या किया, रायते पे कीचड़ फैला दिया, मतलब उसको अब समेट ही नहीं सकते हैं। अंग्रेजों के साथ मिल गया, अंग्रेजों के साथ मिला तो वहां से बंगाल पे आधिपत्य और वहां से उनका राज, है ना। फिर हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे इतिहास का विभाजन हम करते हैं, पूरा पाषाण काल। इसमें लोग, पूरा पाषाण काल कौन सा है जिसमें लोग आखेट थे। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। ये लोग क्या करते थे, शिकार पर निर्भर हुआ करते थे। इनको तो यही नहीं पता था कि ये जीवन निर्वाह करेंगे कैसे। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये यायावर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये भोजन की तलाश में जाते थे। जब इनको पत्थर के बारे में पता चला तो पत्थरों से इन्होंने क्या बनाए, औजार बनाए। और औजार बनाने में बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते थे, ये छोटे जानवरों का शिकार करते थे। और दूसरा भोजन का ऑप्शन इनके पास ये था कि जब किसी बड़े जानवर द्वारा किसी अन्य बड़े जानवर को मार दिया जाता था, तब ये उसको खा लेते थे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, कृषि तो है नहीं, ये उसी पर निर्भर है। आग का आविष्कार भी इसी प्रकार हुआ होगा, है ना। पत्थर से पत्थर टकराया और आग लग गई। मैं तो सोच रहा था राइमिंग बन जाएगी अभी। मध्य पाषाण आपका क्या है, मध्य पाषाण जो हम बोलते हैं कौन सा है, पशुपालक का दौर है। पशुपालक के दौर में अगर हम बात करें तो इनको ये लगने लगा, मतलब इनको अब ये पता चलेगा कि भाई पशुपालक जो है मतलब कौन से पशु पालने लायक है, कौन से नहीं है। तो हमारे को पता है कि पुराने मतलब जब हम बिल्कुल सबसे पहले मनुष्य के पशुपालन के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो उनका पशु रहा होगा वो कुत्ता रहा होगा, है ना, कुत्ता, डॉगी। उसके बाद तो भाई इनको पता चल गया होगा। वैसे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से अनभिज्ञ थे। नवपाषाण के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा नया युग आया, है ना, ये थोड़ा सा नया युग आया। नवपाषाण में कृषि का विकास भी हुआ, पशुपालक भी हुआ और औजार भी थे। भाई आग का आविष्कार हो गया, वो तो आगे भी चलेगा ना। जैसे प्रिंटिंग मशीन का तुमने सुना होगा, 9th या 10th में ये चैप्टर है आपका, है ना। प्रिंटिंग मशीन जापान में स्टार्ट हुई, चीन, फिर उसके बाद जगह जगह फैल गई, ऐसे ऐसे करके पूरे विश्व में आ गई। तो आग का आविष्कार हुआ है तो दूसरे लोग भी करेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज बोली जाती है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका आप बोल सकते हो। वैसे तो हम हर जगह बोलते हैं कि मानव का प्रादुर्भाव रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम बोलते हैं या फिर अफ्रीका के लोग बोलते हैं कि भाई वो अफ्रीका में ही थे, उसके बाद जगह जगह वो फैल गए, है ना, क्योंकि अवशेष सबसे ज्यादा मिले वहां पर, इसलिए हम बोल भी सकते हैं। नवपाषाण कृषि का विकास और सभ्यता का विकास, ये हमारा काल जो है, जैसे हमने आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता में परिपक्व सभ्यता सुना होगा, है ना।
उत्तर सभ्यता और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, ये 3 चरण में बांटा गया है। लेकिन उससे पहले चरण को आप हटा दोगे क्योंकि सीधा अवशेष हमारे को मिलते हैं 2600 से, है ना। तो यहाँ पे कृषि का विकास हुआ है, कृषि के विकास में इनको पता चल गया भाई ये गेहूं जो चावल, चावल के अवशेष इतने नहीं मिले, है ना। तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई वहां पे नहीं उगाते होंगे, ठीक है। जौ, बाजरा, ये सब उगाते होंगे। फिर इसी समय सभ्यताओं का क्या हुआ, विकास हुआ। हमने बात कर ली कि पूरा पाषाण जो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेके ये वाला दौर होगा। फिर यहां से लेके आप बोल सकते हो 2600, और उसके बाद 2600 से लेके 600, है ना। उसके बाद तो ये कंटिन्यूसली चलता रहा, तब तक तो लोग तो ज्ञानी हो गए थे। महाभारत तो ऐसा बोला जाता है कि भाई 5000 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है कि भाई वो कब हुई थी, पर हुई थी। हड़प्पा से पहले ही हुई थी। वही तो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि अगर हम बात करें कि अगर हड़प्पा सभ्यता से पहले ही महाभारत हुई थी तो उसमें तो हथियार थे, तो हथियार हड़प्पा में क्यों नहीं पाए गए। और जब उसके बाद के चरण के बारे में बात करते हैं तो ऐसा तो हमारे को कुछ अवशेष ही नहीं मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद महाभारत का युद्ध हुआ होगा। क्या महाभारत, क्या? हाँ तो वो तो मिले है ना हमारे को। वो तो देखो मोस्ट ऑफ ऑल जो हमारे को जानकारी मिलती है महाभारत की, वो कहाँ से मिलती है, ग्रंथों से मिलती है ना। तो ग्रंथों के अनुसार हम सारी चीजें लेके चलते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है, अब देखो अगर ग्रंथ नहीं होते या फिर हम बात करें कि चलो हम ग्रंथ को भी नहीं मानते लेकिन अवशेष तो हैं, कुछ तो अवशेष मिले हमारे को, ठीक है। उनके घर मिले, नगरी मिली, ये सारी चीजें तो मिली है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा वैसे। चलो आगे देखो। फिर यहां तक तो काल का विभाजन आपको पता चल गया होगा, कौन कौन सा है आपका, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और फिर काल के विभाजन में ये वाला जैसे हम बात कर रहे थे पूरा पाषाण में सबसे पहले हम जो वानरों की कैटेगरी को जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले प्राइमेट थे, प्राइमेट पूरे वानर थे, प्राइमेट पूरे क्या थे, वानर थे। वानर से ये होमोनोइड बने, होमोनोइड से ऑस्ट्रोलोपिथिकस, फिर होमोनिड्स बने। होमो हैबिलिस भी इसी की कैटेगरी में आ जाता है। ये वो दौर था जब ये सीधे चलने लग गए थे, गुफाओं में इन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया था, शिकार वगैरह करने लग गए थे। ये होमोनेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। होमोनेट्स या फिर होमोनेट्स बोलते हो उसको आप, ठीक है। होमोनेट्स, होमो हैबिलिस, ये वो दौर है जहां पे इन्होंने चरण थे इनके भी, ठीक है, सीधा चल रहे हैं, आग का आविष्कार कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, वो दौर था। मूलभूत आधार तो हमारे को पत्थर ही मिलता है। भरण पोषण क्या है इनका, शिकार और कच्चा मांस ही रहेगा। एक कच्चा मांस ही खाएंगे यार, आग नहीं है तो कहां से करेंगे, बॉडी में इतनी गर्मी थोड़ी हो रही है उनके कि मांस को पका लेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं मध्य पाषाण के बारे में, हमने बात कर लिया कि भाई इसको मैसोलिथिक भी बोला जाता है, मैसोलिथिक युग भी बोला जाता है इसको। इसका समय काल 10,000 से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक रहा होगा, है ना। लोग पूरा पाषाण काल की तरह ही पत्थरों के उपकरण यूज करते रहे होंगे, और शायद यहाँ पर पशुपालन जो था वो भी स्टार्ट हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर नवपाषाण, नियोलिथिक एज जो बोला जाता है, इसकी शुरुआत कब रही होगी, 9500 टू 2000, ऐसा बोला रहा होगा। यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, कृषि की होगी, पशुपालन अलग है ना, कृषि पालन अलग है, कृषि की होगी सिर्फ, ठीक है। और ये वही दौर है, आप बोल सकते हो नवपाषाण, मतलब इन्होंने व्यापार किया होगा, कृषि की होगी, शिल्पकारी की होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अभी देखो तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कृषि की। अब सिंपल सी बात है, ये हम बात करेंगे कि भाई 95 से लेकर 2000 के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें 2600 भी आ गया, है ना। 2600 क्या, तुम पूरा 1900 ले लो, ये तो पूरा हड़प्पा का ही काल था। हड़प्पा में कृषि हुई, शिल्पकारी हुई, जिसमें हमारे को मनके के अवशेष मिलते हैं, मनके के अवशेष मिले हमारे को, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं धातु, ठीक है। बाट हमारे को मिले, बाट के अवशेष भी मिले, ठीक है। उसके बाद हमारे को वो जो हम बोलते हैं मोहर, उसके अवशेष भी मिले, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो मतलब इनके पास औजार भी रहे होंगे,
और सबसे बढ़िया चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि जब हम हड़प्पा सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो इनकी सभ्यता ऐसी थी कि भाई इनके घर में खुद पानी भी आ जाता था। जो जलाशय बनाए हुए थे वहां से इनके घर में पानी भी आ जाता था। मतलब इनकी जो प्रणाली थी वो बिल्कुल अलग थी, बहुत ज्यादा विकसित थे। जो आज हम कर रहे हैं वो पहले उन्होंने कर लिया था, है ना। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हालांकि क्या है, हमारा पत्थर ही होगा, है ना। वैसे इसी समय जब हम बात करें कि भाई कांचे का भी उपयोग रहा होगा, जब हम बात करते हैं टीन और तांबा दोनों मिलाकर क्या बनाया गया, कांसे बनाया गया। लेकिन यहाँ पर हमारे को क्या अवशेष नहीं मिले, लोहे के अवशेष नहीं मिले, ठीक है। और जैसे हम बात करें कि यहाँ पर हमारे को खेती के अवशेष मिले, जैसे हम बात करें कि हल के अवशेष मिले, लेकिन यहाँ पे लकड़ी के हल के इस्तेमाल होते थे वो हमारे को मिले कालीबंगा, है ना। फिर यहाँ पे ये सिलबट्टा देख लो जो कि आज भी कई घरों में यूज होता है ना, लेकिन अब तो अब मशीन आ गई है। चलिए आगे बात करते हैं। ताम्रपाषाण के बारे में हम बात करें, ताम्रपाषाण यहाँ पे जो हम बात करते हैं भाई यहाँ पे ताम्रपाषाण में क्या रहा होगा, यहाँ पे मानव ने पाषाण के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया होगा। किसका, सिंपल सा ताम्रपाषाण मतलब तांबे का उपयोग, किसका, और फिर तांबे का जब उपयोग हो गया तो सबसे पहले ताम्रपाषाण आता है। कांस्य युग बाद में आएगा, क्योंकि पहले तांबा मिला और टीन मिला, दोनों को मिलाकर कांस्य बनाया गया, है ना। तो इसलिए इसको ताम्रपाषाण बोला जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हमारा हो गया खत्म, है ना, ये तो हो गया हमारा खत्म। तो यहाँ पे हम जब काल के विभाजन के बारे में बात करते हैं तो 1900 पे हम आए, उसके बाद हमारे को अवशेष नहीं मिले। जब हम बात करते हैं वापिस 1600 से लेके कब तक, 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये कौन सा काल हमारा, वेदों का काल है। वेद किसने लिखे, वेद लिखे वेद व्यास ने, किसने लिखे, और वेदों का मतलब होता है श्रुति, है ना, मतलब जो बोल के कहानी बताई जाती है। और पहले यही दौर था, पहले इतनी पुस्तकें हमारे को नहीं मिली क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, लोग बैठ के पढ़ते थे, सुनते थे, बातें होती थी और लोग एक बार जो सुन लेते हैं वही चलता रहता था। आगे भाई वो होता है ना कि ऐसे परंपरा के अनुसार हमारे दादा तो ऐसे करते थे, हमारे परदादा ऐसे करते थे, परंपरा ऐसी चलती रहती है। तो सेम वही श्रुति वाली गाथा जो थी वो चलती ही रहती थी। अब जो श्रुति थी, अब क्या हुआ कि पता था, याद रखना है कि वेदों के युग के स्टार्ट होते ही कलयुग चालू हो गया। उन्होंने बोला कि कलयुग जब स्टार्ट हो रहा था तो भाई क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि कलयुग में अब ऐसा दौर आएगा जहां पर क्या होगा कि लोग जो है एक दूसरे की बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जो कि ऐसा है। तो उन्होंने वो क्या किया कि भाई मैं लिख देता हूं, लिखने के बाद जब कुछ समय मिलेगा तो लोग उसको पढ़ लेंगे, जो कि हो रहा है। 4 वेद है, उन्होंने एक वेद की रचना की थी, ऋग्वेद। बाकी 3 वेद उन्होंने नहीं बनाए। बाकी 3 वेद जो है वो कहां से उठाए गए हैं, ऋग्वेद के ही कुछ पार्टों से उठाए गए हैं। मतलब ऋग्वेद के ही जितने भी आप बोल सकते हो अध्याय हैं, ठीक है, सारे मंडल जो हम बात करें सारी चीजें वहीं से उठा कर ही बाकी के 3 वेद हमारे बनाए गए हैं। टोटल इसका समय काल जो रहेगा वो 600 तक रहेगा। कब तक, बात क्लियर हो गई। अब जब हम 600 के बारे में बात करें तो भाई 600 के बाद हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा मगध। मगध के बारे में जानकारी मिलती है। अब पूछा जाए तो मगध कहां पर है, तो बताओ कहां पर है, बिहार में है। अब बिहार में है तो यहाँ पे मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश का जो पुत्र था वो कौन था, अजात शत्रु। बिंबिसार तो पहले आया ना भाई साहब, मतलब बिंबिसार ने अपने आप को पैदा किया। चलो ठीक है बताता हूँ। मगध पर उत्कर्ष, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, सुंग वंश आया, कण्व आया, सातवाहन आए, है ना, सातवाहन भी है। उसके बाद आप बोल सकते हो अलग अलग आए, मोगली हो गए, है ना, मोगली हो गए, वर्धन वंश भी आया आपका। उसके बाद 712 में आक्रमण कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये सारा हम बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग, नंद वंश। यहाँ पे ये टाइम पीरियड भी याद रखना, हर्यक वंश का टाइम पीरियड जो है क्या है, 544 से लेके 412 ईसा पूर्व। फिर 412 से ही स्टार्ट करोगे, 412 से लेके 344 और 344 से लेके 322 आप बोल सकते हो, 22 तक रहा था, क्योंकि 321 में आक्रमण कर दिया था ना उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 22 पे राजगद्दी पे बैठ गया होगा। और ये काल हमारा मौर्य वंश का चला 185 तक, 185 तक। फिर यहाँ पे मौर्य वंश आया, जैसे हमने बात करी 321 से लेके 185 तक इसका काल चला, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और
अशोक यहाँ पर थे। कौन थे? गलत है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, अशोक आए। अब यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना, बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग हैं। बिंदुसार मौर्य का है और बिंबिसार हर्यक वंश का है। उसके बाद हमारा कौन सा आया? शुंग वंश आया। शुंग के बीच में हमारा कौन सा है? कण्व है। कौन सा है? कण्व है। कण्व के बाद सातवाहन और सातवाहन के बाद गुप्त। तो सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो, जब हम यहाँ पे बात करते हैं मगध के बारे में, तो मगध पर सबसे पहला शासक कौन था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का राजा बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अब यहाँ पे समझो कि अभी तो देखो, अभी हम इतना बोलते हैं कि भाई अभी तो वैसे भी किसी पे इतना भरोसा नहीं कर सकते हो, है ना, दोस्त दूर की बात है, घर के व्यक्तियों पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, धोखा ही दे देते हैं। आप देखो क्या मतलब, ऐसा है कि जब बिंबिसार के बारे में बात करें तो बिंबिसार जो था कहां का था? मगध का था। मगध और कौशल, इनके बीच में अच्छे संबंध थे। तो कौशल जो था, वहां की रानी थी कौशल देवी, मतलब वहां के राजा की बेटी का नाम था कौशल देवी, ठीक है। तो कौशल देवी से विवाह हुआ किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार का जब उसका विवाह हुआ तो उसको दे दिया उन्होंने काशी। कौशल के राजा ने काशी दे दिया बिंबिसार को, काशी तुम्हारा, चलो ठीक है। अब क्या हुआ? इनका एक पुत्र हुआ कौशल देवी और बिंबिसार का, जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। देखो, नाम अच्छे है, मतलब कर्म तुम जितने मर्जी बुरे कर लो, लास्ट में तुम अगर सही हो जाते हो तो तुम सही हो। अजातशत्रु के बारे में तुमने अच्छा भी सुना ही होगा, है ना। बौद्ध धर्म में जो तुम्हारी पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु ने करवाई थी 483 में, है ना। लोग बोलते हैं ठीक है भाई बौद्ध धर्म को अपनाया था, चलो ठीक है, थोड़ी कहानी भी समझ लो, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि भाई बौद्ध संगति करवाई, अपने पिता को कैद किया, उसको मार डाला। अभी कौन सबका ही ऐसी है, राजा का बेटा मार रहा है, वरना उसका मंत्री मार रहा है ना। पीठ पे छुरा घोपने की तो प्रथा पहले से चलती हुई आ रही है, अब क्यों ना करे व्यक्ति। तुम्हें भी कुछ नहीं करना, ऐसे कुछ अगर तुम ऐसे कलयुग में ऐसा कुछ करते हो, आगे जाके क्या करना? अच्छा काम कर देना, काशी चले जाना, है ना, वहां पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना, ऐसा बोला जाता है। चलो आगे सुनो, पहले बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद किया और उसको मार दिया। पुरुष ही बनता है ना राजा। अब क्या हुआ कि भाई कौशल के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, तो उसका और कौशल से संबंध जो था बिल्कुल नहीं बना। भाई लड़ाई होती रही। अब कौशल का राजा परेशान हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया? फिर उसने पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? अजातशत्रु से। या तू भी कर ले, अब कुछ नहीं आया, तू तो वैसे ही परेशान कर रहा है, तो मतलब ऐसा क्या है कि तू परेशान कर रहा है, ले मेरी पुत्री विवाह कर ले इससे, लड़ाई खत्म कर। फिर दूसरा चरण आ गया ना, मतलब उसकी दूसरी बेटी होगी, क्या पता दूसरा राजा आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी तो है ही ना। वो सही बात है, वो भी तो बड़ा हुआ होगा। कौशल का राजा मर गया, राजा मरने के बाद उसका पुत्र राजा बना, उसकी पुत्री हुई होगी, और अजातशत्रु जो है उसके संबंध अच्छे नहीं थे कौशल से, तो कौशल के राजा ने बोला कि यार काम मतलब तू लड़ाई दंगे खत्म कर, हमारे संबंध अच्छे थे तो अच्छे से कर ले, ठीक है। उसने क्या किया? फिर वहां पे अजातशत्रु ने, जो कौशल की वो थी पुत्री आप बोल सकते हो, जो भी रानी थी, उससे क्या कर लिया? उसने विवाह कर लिया। अब विवाह में क्या किया कि काशी अब दोबारा उसको देना पड़ा। अजातशत्रु भाई वो तो कौशल का दामाद हुआ ना, कौशल का तो दामाद था, काशी उन्होंने वापस ले लिया, ये पूरा होती तभी तो अजातशत्रु ने लड़ाई की। तो उसने क्या किया भाई, अपना विवाह भी करवा दिया और काशी भी दे दिया, बात खत्म, ठीक है। अब यहां पे क्या सोचो, अब जब अजातशत्रु आया तो अजातशत्रु ने क्या किया कि भाई यहां पर सबसे पहले जैन धर्म को अपनाया। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया बोल सकते हो, ठीक है। पहले तो हिंदू है, फिर यहाँ पे जैन धर्म आया, जैन धर्म के बाद ये मिला गौतम बुद्ध से, ऐसा बोला जाता है ना, उनसे मिला, मजा आ गया। मजा इन द सेंस यही था, मतलब ठीक है, इसको अच्छा लगा, इसने क्या किया कि भाई इसने पहली बौद्ध संगति आयोजन की। 3 पिटक है हमारे, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधर्म पिटक। तो सबसे पहले पिटक का निर्माण इसी वंश में हुआ,
इसी ने करवाया जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी। उज्जैन द्वारा दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 100 माइनस कर दो इसमें से, बस ये याद रखना है। 383 उज्जैन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद हमारा कौन आया, पहले अजातशत्रु की बात तो कंप्लीट कर लो। उज्जैन आया ना, बिंबिसार। अब यहाँ पे अरक वंश को पूरा कंप्लीट कर लो ना। पहला आया बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उज्जैनी। ये किसका है, अरक वंश का ही है। और तीनों राजा सुने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने नहीं सुने। बिंबिसार सुना है, अजातशत्रु सुना है, उज्जैनी भी सुना है, ठीक है। और तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार ने मगध पर शासन किया, अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया, उज्जैनी ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अब यहां पे सोचो उज्जैन का क्या था। अब जब ये राजा बना, कहां का, ये राजा बना मगध का। जब ये राजा बना मगध का तो लोगों ने बोला कि यार अच्छा राजा नहीं है ये, मजा नहीं आ रहा, बदल दो इसको, चेंज कर दो। तो इसने क्या किया भाई, इसका जो मंत्री था उसको पद दे दिया। और वो किस वंश से था, शिशुनाग वंश से था। किस वंश से, इस प्रकार शिशुनाग वंश आ गया, है ना। अब भाई कैपेबल नहीं है वो, तो उसने क्या किया कि उसका जो मंत्री था शिशुनाग, उसको क्या किया, राजा बना दिया। उसके बाद यहां पर कौन आया भाई, यहां पर शिशुनाग जो था वो कैसे आगे पता चल गया आपको। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, नंदवंश आता है। नंदवंश में सबसे पहला राजा कौन था, महापद्मा, आपने सुना होगा। महापद्मा जो था वो कौन था, पहला राजा था, ठीक है। किसमें, नंदवंश में। और यहां पे जो महापद्मा राजा था ये अपने आप को एक रात राजा मानता था, मतलब विश्व में सिर्फ एक ही राजा है, वो है महापद्मा। कौन है, सिर्फ एक ही था, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जैसे हम बात करें कि अंतिम शासक जो था इसका, अंतिम शासक कौन था, हमारे को पता है, सबने पता होगा भाई, धनानंद। तो यही सिनेरियो पूरा चलता रहता है, मारना, पापा को मारो राज करो, पापा को मारो राज करो, है ना। अगर पापा नहीं बन रहा है, वो कोई दूसरा बन गया तो चाचा को मार के बन जाओ, मतलब मार दो, राजा बनना है, बनना है। चलो एक और हम बात करते हैं, एक और हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे हम बात करें कि भाई इसके बारे में, नंद वंश के बारे में, तो अंतिम राजा धनानंद। और धनानंद के दौरान ही याद रखना किसने आक्रमण किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था। किसने, सिकंदर ने आक्रमण किया पोरस से। किससे किया, पोरस से। ये किस नदी के पास हुआ, झेलम। झेलम को हाइडर पेस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, हाइडर पेस, ठीक है। झेलम को हाइडर पेस के नाम से जाना जाता था, इसलिए सबसे पहला युद्ध हाइडर पेस का ही बोला जाता है, जो कि पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। और ये धनानंद के दौरान ही हुआ था। इसमें क्या था कि सिकंदर हार गया था, और ये नहीं पता कि सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन उस युद्ध के बाद वो मर गया। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि वो चला गया हुआ है। हाँ वही एक ही तो बात है, अलेक्जेंडर सिकंदर एक ही तो है। सेल्यूकस है वो तो दूसरा। चलो नंदवंश हमारा हो गया, कोई दिक्कत है नंदवंश में। नंदवंश के बाद कौन सा आया, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। ये नंदवंश में धनानंद की गलती थी पूरी, है ना। देखो उसको ना उसके बेटे ने मारा, ना उसके चाचा ने मारा, ना उसके भाई ने मारा, उसको मारा दूसरे ने। अब ऐसा होता है ना, ईगो हर्ट हो गई भाई उसकी, चाणक्य की, मतलब बोल दिया होगा भाई, कुछ भी बोल दिया होगा, है ना। वो तो चोटी वाले थे, सर पे बाल वाल नहीं थे, लेकिन थे तो ज्ञानी, बेइज्जती कर दी। अब वो बेइज्जती जो उन्होंने की, उन्होंने बोला कि मैं तो बदला लेके रहूंगा, है ना। उनको मिल गए चंद्रगुप्त मौर्य। अब उस समय ये बोला जाता है कि ये क्षत्रिय नहीं थे भाई साहब, क्षत्रिय, ये बोला जाता है ये वैश्य थे। इनको ही तैयार किया था, और तैयार करने के बाद इनको राजा बनाया, बोला कि जा धनानंद पर आक्रमण किया, मगध अपने हिस्से में ले लिया। अब सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपना विस्तार बहुत दूर दूर तक क्षेत्रों में किया था, अच्छे राजा भी थे। फिर आए थे बिंदुसार, ज्यादा इनके बारे में जानकारी तो हमारे को नहीं मिलती है, ठीक है।
लेकिन जो हम बात करें कि इनके बाद वाले जो राजा हैं हमारे अशोक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिपि ब्राह्मी, वैसे तो दो है, खरोष्टी और ब्राह्मी। ब्राह्मी मेजर है, अभिलेख मोस्ट ऑफ ऑल उसमें मिले हैं। इसको पढ़ा गया किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1838 में बोला जाता है, इसको पढ़ा गया। ये जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि एक प्राकृत भाषा है। सबसे पहले प्राकृत भाषा चलती थी, संस्कृत बाद में आई है ना। सबसे पहले कौन सी चलती थी? प्राकृत, फिर संस्कृत तो हमारी बाद में आई है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इन्होंने युद्ध किया 261 में। कौन सा युद्ध किया? कलिंग का। मतलब ये भी ऐसे ही है। अब एक मिथ है, फैक्ट है, हमारे को नहीं पता, कुछ तो मिथ भी बोलते हैं, कुछ तो फैक्ट भी बोलते हैं कि अपने भाइयों को मार दो, राजा बन जाओ। अब वही है, अजातशत्रु वाला सीन है। शाबाश, सारे को भी आता है। टोटल 101 भाई थे ये, है ना। 101 तो छोटा था, 100वां वो खुद था, तो 99 भाइयों को मारेगा ना। इतने सारे भाई कहां से आए? पहले बीबी ऐसी मिलती थी ना। अब देखो एक समस्या क्या है, एक समस्या जैसे पहले क्या होता था कि लड़के दहेज देते थे। मतलब इन द सेंस दहेज का मतलब देखो ये गलत नहीं है, अभी देखो पूरा फैक्ट पे जाना कि लड़का जो है वो क्या कर रहा है, लड़की को खरीद रहा है। उस समय खरीद कर रिबा होता था। और आज जिसको जो हम बात करें कि लड़की वाले लड़के को खरीदते हैं तो उसका दहेज का नाम दिया गया, ये तो गलत है ना। तुम ये सारी चीजें मना कर दो, मतलब तुम क्या करो, तुम उसकी क्वालिटी मत देखो, तुम मत खरीदो उसको, तो दहेज प्रथा ही खत्म है। लड़का खरीदे तो गलत है और लड़की खरीदे तो दहेज है, मतलब दोनों में लड़का ही पिसेगा क्या? दहेज प्रथा गलत तरीके से तो चली, वो तो मैं मान रहा हूं, चलो ठीक है। अभी पहले तो अब ऐसा नहीं था। जब पहले विवाह होता था तो विवाह के दौरान मर्द को, जो पुरुष हुआ करता था, उसको एक राशि देनी पड़ती थी स्त्री से विवाह करने के लिए। कोई भी, अच्छा चलो इन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि अगर कोई लड़का जो है वो दहेज के नाम पे भीख क्यों मांग रहा है। चलो मैं इनकी बात को एग्री कर लेता हूं, लेकिन एक बात और समझ लो, मैं एग्री करता हूं इनकी बात को। ये सोचो कि इन्होंने जो बोला ठीक है, दहेज नहीं मांगेगा कोई भी किसी लड़की से, तुम एक चीज कर दो कि लड़की की कैपेबिलिटी, मतलब जो लड़की की हैसियत है ना, उसी प्रकार लड़के की, जो लड़के की हैसियत होगी वही देख लो। ये मत देखो कि जितनी लड़के की हैसियत है उससे ऊपर जो लड़का होगा कैपेबल, उससे शादी करेंगे। अगर लड़की 10वीं पास है तो 10वीं पास से शादी कराओ ना, तुम्हारे को ग्रेजुएशन क्यों चाहिए? मैं अपनी बात क्यों करूं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं ना। दहेज प्रथा गलत है, मैं मानता हूं, तुम कैपेबिलिटी हटा दो। और तो टॉपिक पे ही है, नहीं ऐसा कुछ हाँ चाहिए, फिर तो मेरे को भी चाहिए। रिकॉर्ड भी चल गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अशोक तो हमारा हो गया क्लियर, है ना। तो यहाँ पे अशोक ने 261 में कलिंग का युद्ध लड़ा, उसके बाद छोड़ दिया युद्ध, बोला कि यार काफी सारे लोग जो है मारे गए, मेरी वजह से मारे गए हैं, जिस वजह से क्या है कि भाई मैं युद्ध छोड़ रहा हूं। उन्होंने प्रण ले लिया कि आज से मैं प्रण लेता हूं कि आज के बाद लड़ाई नहीं करूंगा। चलो उन्होंने प्रण ले लिया, उन्होंने लड़ाई भी नहीं की। और कलिंग का युद्ध जो उन्होंने लड़ा, कलिंग कहां पर है आज के टाइम पे? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है कलिंग, आज का उड़ीसा, है ना। अब भाई इनके बाद ऐसे राजा है जो कि कैपेबल ही नहीं थे। लास्ट राजा याद रखना है, बृहदत्त, है ना। लास्ट राजा किसका? मौर्य वंश का। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं। तो बृहदत्त आया, इसके बाद क्या हुआ? अच्छा वैसे हम मगध के बारे में जो हम बात करें कि मगध एक्चुअल में ऐसा है। रामायण तुमने सुना होगा, महाभारत सुनी है, तो महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी, महाकाव्यों में भी हमारे को मगध का उल्लेख मिलता है, ये फैक्ट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसके बारे में, शुंग वंश आया। कौन सा आया? शुंग वंश आया, है ना। शुंग वंश का सबसे पहला राजा या फिर संस्थापक पुष्यमित्र। हाँ 84,000, 8400 थे, आई थिंक 8400 थे, 84,000 थे, 84,000 ही है। स्तूप तोड़वाए थे जो कि अशोक द्वारा बनवाए गए थे। क्यों? क्योंकि ये था कट्टर ब्राह्मण, है ना। कौन था ये? कट्टर ब्राह्मण का। कट्टर ब्राह्मण का मतलब मैं ब्राह्मण हूं तो भाई मैं जो चाहूंगा, मतलब चाहूंगा इन द सेंस कि हिंदू परंपरा ही चलेगी, दूसरे धर्म को इतना नहीं करता था।
इसने क्या किया कि पुष्यमित्र जो था वो बृहद्रथ की हत्या कर दी। उसने किसकी? बृहद्रथ की उसने हत्या कर दी। और फिर उसने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो सबसे पहला जो है वो पुष्यमित्र है जिसने क्या की? शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा कट्टर ब्राह्मणवादी थे ये। इससे पहले कोई नहीं आया। हिंदू तो थे लेकिन कट्टरता से ब्राह्मणवाद को फॉलो नहीं किया। हिंदू धर्म को तो छोड़ तो ब्राह्मणवाद को फॉलो किया इन्होंने पूरी तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई पुष्यमित्र के बारे में जो हम इतना पढ़ रहे हैं इसके स्रोत क्या है, या फिर हमारे को इसकी जानकारी जो है कहां से मिलती है? इसके स्रोत क्या है? स्रोत क्या है भाई इसके? इसके स्रोत हमारे को पुराण से मिलते हैं। कौन कौन सा पुराण है? वायु पुराण और मत्स्य पुराण। हाँ, ये पुराण है। ठीक है, इन दोनों पुराणों से मिलते हैं। आगे जब हम बात करते हैं किसके? हर्षचरित, आपने नाम सुना होगा हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन की जानकारी हमारे को हर्षचरित से मिलती है, जिसको किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा, उससे जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मालविकाग्नि मित्रम। क्या? मालविकाग्नि मित्रम, ये जो है ये एक नाटक है जो कि कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था? ये कालिदास ने लिखा था। और ये भी जो है वो किसके ऊपर है? पुष्यमित्र के ऊपर ही है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई दिव्य वादन। कौन सा? दिव्य वादन। ये वो स्रोत है जिससे हमारे को ये पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। लिख नहीं रहे हो तुम सब? लिखेगा कौन? बीच बीच में मेजर पॉइंट जो है वो लिखो। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता दूंगा तुम्हारे को एक एक करके। फिर दिव्य वादन या फिर सॉरी दिव्य वदान, दिव्य वदान है ये, दिव्य वदान। इससे जानकारी मिलती है पुष्यमित्र ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था। उसके बाद यहाँ पे मालविकाग्नि मित्रम जो है ये एक नाटक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के बारे में, सॉरी कालिदास ने लिखा था पुष्यमित्र के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हर्षचरित्र तो सभी को पता ही होगा कि हर्षचरित्र जो है किसके बारे में हमारे को पता चलता है इसमें? हर्षवर्धन। और किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। चलो फिर आगे बात करते हैं। अब अच्छा ये तो आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। घोड़े को दूल्हे की तरह सजा के छोड़ दो, जितनी दूर तक जाएगा वो सारी की सारी जगह उसी राजा की हो जाएगी जो वो यज्ञ करवा रहा है। लव कुश ने घोड़ा रोक लिया था ना राम जी का। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो पुष्यमित्र ने भी करवाया है। पुष्यमित्र ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, वो भी 2। ठीक है, कितने कराए हैं? 2 कराए हैं। ऐसा होता था ना कि अगर जो राजा विरोध कर रहा है इसका अश्वमेध यज्ञ का, तो इसमें क्या होता था कि अगर वो रोक रहा है तो मतलब यह है कि राजा को सीधा चुनौती दे रहा है कि आजा लड़ ले मेरे से। जो नहीं रोकता था मतलब वो साम्राज्य भी उस राजा के अधीन हो गया। चलो शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व आया। कौन सा आया? कण्व आया। ठीक है, तो कण्व वंश की स्थापना जो थी वो किसने की थी? वासुदेव कर्ण ने। किसने? वासुदेव। लिख लो लिख लो लिख लो, एक एक तो लिख लो ना। वासुदेव कर्ण, सॉरी वासुदेव कर्ण, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब इन्होंने किस प्रकार स्थापना की थी कि शुंग वंश का आखिरी शासक जिसका नाम था देवभूति। क्या नाम था? शुंग वंश का आखिरी शासक देवभूति को मारकर उन्होंने क्या किया? कण्व वंश की स्थापना की थी। किसने? वासुदेव कण्व ने। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? शुंग वंश के बाद आज शुंग वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था? देवभूति। देवभूति को किसने मारा? वासुदेव कर्ण ने। ठीक है, इस प्रकार कण्व वंश आ गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यहां पर
तीन और राजा यहाँ पर हैं, मतलब वासुदेव, कर्ण आ गए, उसके बाद भूमिमित्र, भूमिमित्र ये कर्ण के ही हैं, ठीक है। और तुम्हारा हो गया नारायण, सुशर्मन, ये वो राजा हैं किसके, कर्ण के हैं, ठीक है। और कर्ण के राजा के बाद कौन आ गए भाई, सीधा हमारे सातवाहन, ठीक है। यहाँ पे कर्ण के बाद सातवाहन आ गए। सातवाहन का टाइम पीरियड लगभग 60 से 230 ईस्वी माना जाता है। और याद रखना है सातवाहन ब्राह्मण थे। कौन थे, ब्राह्मण थे। लेकिन यहाँ पर अब देखो सात का मतलब क्या है, सात का हमने बोला ना कि यहाँ पे सात वाहन, क्या, सात वाहन। सूर्य के जो घोड़े थे वो कितने थे, सूर्य के मतलब वो जो रथ था उनका, उनके घोड़े थे सात, कितने थे, उन्हीं आधार पर इन्होंने अपने वंश का नाम रखा था सातवाहन। क्या रखा था, हाँ, तो याद रखना है कि भाई सूर्य के सात घोड़े थे, इसी वजह से क्या था कि उसका नाम रखा गया सातवाहन। और यहाँ पे सातवाहन का पहला शासक जो है सिमुख है। हाँ, पहला राजा कौन है, सिमुख है। इन्होंने अपनी माताओं के नाम पर नाम रखा था, किसके नाम पर रखा था, माताओं के नाम पर रखा था। क्योंकि जैसे ब्राह्मणवाद में हम बात करते हैं तो ब्राह्मणवाद में बोलता है कि भाई पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा पुत्र का। सातवाहन ऐसा नहीं मानते थे तो ये भी ब्राह्मण, लेकिन थोड़े से विचित्र थे। ये क्या करते थे, अपनी माताओं के नाम पर भी संपत्ति करवाते थे, माताओं का भी अधिकार होता था संपत्ति पर, पुत्रियों का भी हुआ करता था। मतलब ब्राह्मण व्यवस्था से पूरी तरह से अलग था। ब्राह्मण व्यवस्था में बोला गया कि अपनी जाति में, अपने कुल में शादी करो, है ना। मतलब वो जो हम बात करें कि भाई गोत्र जो है, गोत्र दूसरा होना चाहिए, शादी उसमें कर सकते हो। लेकिन इन्होंने सिमिलर गोत्र में भी शादी की, बाहर गोत्र में भी शादी की, निचली जाति से भी की, ऊपर जाति से भी की, सभी से की। ब्राह्मण से ऊपर क्या है, ऊपर छोड़ दो, नीचे वाले से, है ना, बाकियों से भी किया। चलो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर सिमुक, यहाँ पे जैसे हम बात करें कि इन्होंने बाद में क्या किया कि इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मंदिरों का भी निर्माण करवाया। किसके, जैन और बौद्ध, इनके मंदिरों का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। फिर उसके बाद में तुमने सातवाहन में एक राजा का नाम सुना हो, कुछ नाम सुना है, कुछ एक महत्वपूर्ण राजा बताओ। सिमुक तो छोड़ दो, अभी बता दिया, दूसरा बताओ। सतकर्णी सुना आपने, सतकर्णी या फिर सातकर्णी जो इनको बोलते हैं, ठीक है, वो थे। फिर इसके बाद कौन आ गए भाई, इसके बाद क्या, हम डायरेक्टली बात करते हैं सीधा मेन राजा के बारे में, जो कि कौन थे, सातकर्णी थे। कौन थे, सातकर्णी। इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 70 से 60 आप बोल सकते हो, उल्टा ही चलेगा, इतना ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि भाई यहां पर उस समय कलिंग पर ये सातकर्णी ने आक्रमण किया था, कहां पर, उस समय कलिंग पर, कलिंग पर जो बैठा हुआ था वो कौन बैठा हुआ था, खारवेल। कौन बैठा हुआ था, खारवेल। वहां से उसको हराया और कलिंग जो था उन्होंने क्या किया, अपने अधीन करवा लिया। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ भी सातकर्णी द्वारा ही करवाया गया, इनके द्वारा भी अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया, ठीक है। और साथ ही साथ सातकर्णी जो थे इन्होंने ही ब्राह्मणवाद को दोबारा जीवित किया। सातवाहन अलग जा रहा था ना ब्राह्मणवाद से, दोबारा जीवन जो दिया वो किसने दिया, सातकर्णी ने दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ का अंतिम जो राजा है, अंतिम राजा जो है वो कौन है, यज्ञ श्री। कौन है, यज्ञ श्री अंतिम राजा है किसका, सातवाहन का। वो बीच के हैं, बीच के हैं, यहाँ पे फिर हम सीधा एंड पे आ गए ना। अभी हमने बात करी ना, लेकिन इंट्रो पूरा डीपली जाएंगे तो नहीं होगा ना। चलो ये वाला हो गया हमारा। फिर कौन सा आ गया हमारा, गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला जो राजा था वो कौन था, श्रीगुप्त। और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति। याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रयाग प्रशस्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में हमारे को जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। संस्थापक जो है वो कौन है, श्रीगुप्त हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यहां पर कौन,
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम जो है दोनों अलग अलग है, दोनों को एक में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, हालांकि हम बात करें देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कंफ्यूजन भी है, जैसे हम बात करें कि हमने तो श्रीगुप्त बोला या फिर चंद्रगुप्त प्रथम ले लो, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे को तथ्य सामने आते हैं कि ऐसा भी बोला जाता है कि घटोत्कच भी पहले पहले राजा रहे होंगे, नाम तो सुना होगा, है ना। हाँ। वो दूसरा वाला है, ये दूसरा है। भीम का पुत्र यहाँ पे क्या करेगा। चलो अब यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करना, तो सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी। किसने ली थी। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ली थी, और इन्होंने जो विवाह किया, देखो इन्होंने जब विवाह किया तो इन्होंने विवाह किया कुमार देवी से। किससे। कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या पड़ा, समुद्रगुप्त। ये लिखा है ना, क्यों लिखो फिर मैं, समुद्रगुप्त, है ना। और यहीं पर आपको याद रखना है कि यहीं से गुप्त संवंत की स्थापना हुई थी। किसकी, याद रखना है, ठीक है, किसमें, समुद्रगुप्त में। ठीक है, गुप्त संवंत की स्थापना हो गई। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड जो है कितना है, 335 से लेके 380 तक समुद्रगुप्त का क्या है, टाइम पीरियड है। और सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक बोला जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। समुद्रगुप्त का राजकवि अगर बोला जाए, समुद्रगुप्त का राजकवि कौन है, हरिशेन। कौन है, हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं में है ना, और इन्हीं में ही हमारे को गुप्त वंश के बारे में पता भी चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं मंदसौर अभिलेख। आपने सुना होगा, ये क्लास 12 में पूछा गया था। गुप्त वंश के बारे में ही है कि हमारे को गुप्त वंश के बारे में जानकारी जो मिलती है, फिर समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो हमारे को मंदसौर अभिलेख से भी मिलती है। किससे, और ये मंदसौर अभिलेख है कहां पर, मध्य प्रदेश। लिख लो, मंदसौर अभिलेख कहां पर है, और इसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने। वत्स भट्टी द्वारा इसकी रचना की गई थी। और इसमें ही आप बोल सकते हो विक्रम संवत की स्थापना हुई। किसकी, फिर कौन आया था भाई, चंद्रगुप्त। मतलब पहला महान राजा निकलता है ना, तो दूसरे भी उसकी उपाधि लेने लग जाते हैं, उसका नाम रखने लग जाते हैं, है ना। अब ऐसा थोड़ी होता है कि सलमान खान नाम रखने से तुम भी सलमान खान बन जाओगे, लेकिन ठीक है, राजा तो राजा ही है, मानेगा तो एक व्यक्ति, नहीं मानेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मार देगा, फांसी पे लटका देगा। क्या, राजा मर गया, उसके टाइम पे बोलता जीप काट देता तुम्हारी। चलिए आगे बात करते हैं एक और चीज कि भाई भारत का नेपोलियन किसे बोला गया है, समुद्रगुप्त को। किसको, भारत का नेपोलियन। और किसने बोला है, V.S. स्मिथ। कौन है ये, सॉरी V.S. नहीं है, A.V. है। कौन है, A.V. स्मिथ है, सॉरी A.V. स्मिथ। उसके द्वारा क्या बोला गया है, समुद्रगुप्त को भारत का, समुद्रगुप्त को नहीं, इसी को बोला गया था। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो था, इसने ही, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। किसकी, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और सबसे ज्यादा अभिलेख भी हमारे को इसी में मिलते। उसके बाद कौन आ जाता है, स्कंदगुप्त। कौन आ जाता है, स्कंदगुप्त। और आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो हुणों का आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हुणों ने आक्रमण किया था। नहीं, इतना नहीं है उनमें। हाँ, नवरत्न हालांकि इसी में थे, ठीक है। इतना अभी डीप जाना है तो बाद में करेंगे ना गुप्त वंश का। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। बाद के राजा तो काफी सारे थे,
लेकिन हम सिर्फ लास्ट हम बात करेंगे विष्णुगुप्त के बारे में। किसके बारे में? लास्ट राजा विष्णुगुप्त। हम तो महान महान के बारे में ही बात करते हैं, छोटे मोटे कहां याद करेंगे। फिर कौन सा आया? मौखरी। अब यहाँ पे मौखरी वंश भी था। अब मौखरी वंश का जो पहला राजा था ना, वो मतलब उसको ऐसा बोला जाता है कि वो ज्वालामुखी था। मतलब हालांकि लोगों के लिए तो काफी काम करता था, जैसे होता है ना कि लोग की मतलब ज्वालामुखी के उससे मुख से आग निकलती है, ठीक है, तो उसके अंदर से भी आग ही निकलती थी। क्योंकि जैसे वो क्या था कि जनता के अंदर से वो क्या करता था, मतलब जो जनता थी उसके लिए बहुत ज्यादा वो था, सक्रिय था, ठीक है, इसलिए बुलाया था। हालांकि इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। इसके बाद कौन आया? उत्तरगुप्त। उत्तरगुप्त में आप बोल सकते हो ये थे। और उसके बाद आपका कौन सा है? मालवा के यशोधर्मन। यहां पे आएगा ना आपका मौखरी वंश आया। मौखरी वंश के बाद उत्तरगुप्त शासक, फिर मालवा के यशोधर्मन। अब यहाँ पे यशोधर्मन के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? वर्धन वंश, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो यहाँ पे प्रभाकर वर्धन जो थे वो क्या थे? सबसे पहले आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर प्रभाकर वर्धन जो थे ये बहुत ज्यादा विख्यात थे, प्रतापीशील आप बोल सकते हो, या फिर पराक्रमी भी यही थे। और इन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? प्रभाकर वर्धन ने भी महाराणा धीराज की, सॉरी, महाराजा धीराज की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई इनका जो विवाह हुआ करता था, क्या विवाह हुआ था, है ना? इनका जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? यशोमती से। किससे? संतान कौन थी फिर? कौन आ गया भाई? राजवर्धन, है ना? तो ये तो उसकी संतान ही होगी, सिंपल सी बात है। राजवर्धन के बाद कौन है? इसकी भी कहानी है ना, मजेदार है थोड़ी सी। हर्षवर्धन, यहाँ पे राजवर्धन जो है इसके, देखो ये तीन है, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और एक और यहाँ पे राजश्री, बहन है इनकी। कौन है? बहन। अब यहाँ पे सीनेरियो समझ लेना कि हुआ क्या, कि सबसे पहला राजा बना राजवर्धन, बड़ा था, हर्षवर्धन नहीं बना, बड़ा पुत्र ही बनेगा, राजवर्धन बना। और उसी समय आप बोल सकते हो कि मतलब ये जो दौरान था, राजश्री जो थी, इनकी बहन जो थी, उनका विवाह हो गया था देवगुप्त, सॉरी, इनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? जस्ट सेकेंड। नहीं, देवगुप्त ने क्या किया था, मतलब ये राजश्री का जो विवाह हुआ था, ठीक है, तो उनके पति को देवगुप्त ने मार दिया था, ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि शशांक, एक उसका दोस्त था, उसने राजवर्धन को मार दिया, ठीक है। और राजवर्धन मर गया तो हर्षवर्धन आया, तो हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया, ठीक है। तो ऐसे पूरा सिनेरियो चला था। हाँ, तो यहाँ पे क्या था कि एक बार समझ लो कि राजवर्धन आया, ठीक है, तो यहाँ पे राजश्री जो थी ना, कौन थी? इनकी बहन थी, है ना, राजश्री। इसका विवाह हुआ ग्रह वर्मा से। किससे हुआ? सॉरी, ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा से इसका विवाह हुआ। अब ग्रह वर्मा से विवाह हुआ तो क्या हुआ कि भाई अब देवगुप्त जो था उत्तरगुप्त से ही था। किससे था? उत्तरगुप्त से ही था। उसने क्या किया? ग्रह वर्मा को मार दिया। राजवर्धन बोला कि भाई मेरी बहन के पति को तूने मार दिया तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। राजवर्धन ने मार दिया ग्रह वर्मा को। ग्रह वर्मा का दोस्त शशांक, उसने बोला मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, उसने राजवर्धन को मार दिया। अब राजवर्धन की जगह हर्षवर्धन आ गया। हर्षवर्धन ने बोला मैं शशांक को नहीं छोड़ूंगा, शशांक को उसने मार दिया। तो इस प्रकार जो था आप बोल सकते हो सबसे महत्वपूर्ण जो उभर के सामने आया वो कौन था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था आप बोल सकते हो उत्तर भारत का अंतिम शासक था। इसके बाद आक्रमण हो जाता है किसका? मुस्लिम का पहला आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। तो इसका जो टाइम पीरियड था क्या था? 606 से लेके 47, है ना, इनका टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसी दौरान पे हर्षचरित आपको पता है ना, हर्षवर्धन की है ना, जो अभी हमने बात करी थी, हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे कुछ दूसरी चीज भी लिख लो। इनका दूसरा नाम जो था हर्षवर्धन का ही लिखवा रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्या नाम था? शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य इनका दूसरा नाम था, ठीक है। और इन्हीं के दौरान अब भाई सिंपल सी पूछा जाए कि भाई हर्ष संवत की स्थापना किस शासन के दौरान हुई थी, किस राजा के दौरान हुई थी? तो आपको पता ही है कौन था, हर्षवर्धन ही था, ठीक है। और हर्षवर्धन ने क्या किया कि भाई यहां पर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। हर्षवर्धन ने क्या किया?
बौद्ध धर्म अपना लिया, और जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने एक चीज और डिसाइड कर ली, भाई बौद्ध धर्म में मांस तो खा ही नहीं सकते हैं, तो उसने एक और चीज डिसाइड कर ली, पूरे राज्य में कोई मांस नहीं खाएगा, पूरे राज्य में उसने मांस बैन करवा दिया। राजा नहीं खाएगा तो जनता भी नहीं खाएगी, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि 712 में तो कौन आ गया, कौन आ गया, मोहम्मद बिन कासिम। उसने सबसे पहला आक्रमण किया था 712 में, कहां पर किया था, सिंध पर। और सिंध पर उस समय राजा कौन था, राजा दाहिर था, है ना। और सिंध पर हुआ गया, उसके बाद क्या था कि सिंध उसके अधीन चला गया। फिर उसके बाद कौन आया भाई, राजपूत वंश में गुर्जर प्रतिहार आए, जिनका शासन कहां पर था, गुजरात और हरियाणा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, वैसे इसका जो पहला राजा था उसका नाम था नागभट्ट, क्या नाम था इसका पहले राजा का। फिर कौन आए, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश में जयचंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम तो सुना ही होगा ना, नाम तो ऐसे तुमने सुना होगा, मैं ही नहीं बोलूं पढ़ा होगा, सुना तो हो गई। मोहम्मद गौरी वाला सिनेरियो याद करना है आपको इसमें। हाँ, ससुर था ये पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन ससुर होने के बाद भी उसको पसंद नहीं करता था, मतलब यहाँ पर जयचंद जो था वो ससुर था पृथ्वीराज चौहान का, और वो पसंद नहीं करता था पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में जब आक्रमण किया, जिसे तराइन का युद्ध बोला जाता मोहम्मद गौरी के साथ, तो मोहम्मद गौरी को उसने हरा दिया, ठीक है। तो वो बदला लेने के लिए भी वापस आया था। तो उसके बाद जयचंद को तो वैसे ही पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया, अब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, है ना। बाकी बाद में जयचंद को भी मार दिया, है ना, धोखा करोगे तो यही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। हालांकि हम बोल सकते हैं कि दोनों मुस्लिम सैनिकों के हाथों मारे गए, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। चलिए ये वाला भी क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हमारा कौन सा आया, चौहान वंश तो उसी में है ना। हमने बात कर ली पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192 में 2 युद्ध हुए ना। पहले में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में कौन जीत गया, गौरी, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद हम यहाँ पे इसको लीव करो, यहाँ से हम बात करते हैं चालुक्य वंश पे, ठीक है। इसको चालुक्य वंश आया, उसके बाद मालवा के परमार, सॉरी ये उल्टा है, सॉरी उल्टा ये चौहान वंश। इसके बाद जजाक, यहाँ पे जजाक भुक्ति ही बोलोगे इसको। जजाक भुक्ति किस लिए बोलते हैं, जजाक भुक्ति इसको इसलिए बोला जाता है, जजाक भुक्ति इसलिए बोला जाता है क्योंकि बुंदेल शहर जो है उसको जजाक भुक्ति बोलते थे, क्या बोलते थे, बुंदेलखंड जो है उसको जजाक भुक्ति बोलते थे, वहीं पर शासन था चंदेलों का, इसलिए इसको जजाक भुक्ति भी बोलते हैं और चंदेल वंश भी बोलते हैं, दोनों वंश यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। राजधानी इसकी क्या थी, चंदेलों की खजुराहो, सुना होगा, सुना तो है। चंदेलों की जो राजधानी थी वो क्या थी, खजुराहो। स्थापना इसमें किसने की थी, यहाँ पे चंद्रवर्मन ने, किसने की थी, चंद्रवर्मन ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, किसकी, चंदेल वंश की। अब यहाँ पे ये भी समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं से दिल्ली सल्तनत भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया होगा ना ये वाला आपने, चंद्रवर्मन। फिर उसके बाद यहां पर सीधा हम आएंगे तमरदी वर्मन, कौन, सॉरी यहाँ पे ये पूरा नाम नहीं है, 1 मिनट, देव, परमदीप देव, ये वो राजा है जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। किसके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने इसने घुटने टेक दिए थे, कब, 1202 में, ठीक है। 1202 में इसने घुटने टेक दिए और इसने स्वीकार कर लिया कि मैं किसके अधीन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब गुलाम वंश के अधीन। उसके बाद कौन आए भाई, मालवा के परमार, जिसमें आपने राजा भोज सुना होगा, ठीक है। मालवा के परमार आए, परमार, ठीक है। और मालवा के परमार की स्थापना किसने की थी, सबसे पहले कनक पाल, मालवा के परमार में सबसे पहले स्थापना किसने की थी, कनक पाल ने की थी, ठीक है। फिर चालुक्य, सेन वंश, हिंदू शाही राजवंश, पाल वंश और राजपूत वंश। तो इसके आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक समझ में आया होगा, आया नहीं आया, वैसे तो ये बेसिक है, अभी इंडिविजुअली जो भी हमने टॉपिक्स किए ये सारे हम तो अभी
एक्सप्लेन करके करेंगे। यू कैन से कि भाई ये हमारा इंट्रो था, थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया, है ना। तो होपफुली समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं होगा।